नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है शराब और सबाब। इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, यह छठा पार्ट है। तो चलिए इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। धीरज ने कहा, रोमा, तुम्हारे और राधा के इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए और इस रिश्ते को स्थायी बनाने के लिए मैं राधा के गाँव जा रहा हूँ। राधा अब हमारे साथ हमेशा रहेगी और मैं उसे यहाँ से कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, और इसलिए मैं उसके भाई से मिलने जा रहा हूँ और गांव जाकर उससे पक्की बात कर लूँगा कि अब राधा यहीं रहेगी और वापस गांव कभी नहीं जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका शराबी भाई कभी भी हंगामा कर सकता है और यहाँ आकर राधा के साथ कोई गलत हरकत भी कर सकता है और उसे ज़बरदस्ती अपने गांव भी ले जा सकता है, और तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कानून की नज़र में तो हम राधा के कुछ भी नहीं हैं, जबकि उसका भाई जैसा भी है पर रिश्ते में उसका भाई है। तो हमारा ये अंधा कानून भी उसी के साथ होगा, उसी का साथ देगा, क्योंकि कानून की नज़रों में इंसान के प्यार और जज्बात की कीमत कहाँ होती है। हाँ रोमा, और इसलिए मैं इस नापाक रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं कोर्ट के पेपर पर उससे साइन ले लूँगा कि अब राधा की ज़िंदगी में वो कभी दखल नहीं देगा और कभी भी राधा से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। फिर वो सुकून से हमारे साथ रह सकेगी, बिना किसी भी डर के, बिना किसी भय के। रोमा, अभी 1 घंटे बाद ही मेरी ट्रेन है और मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम राधा का ख्याल रखना और इसे किसी भी बात की तकलीफ ना होने देना। आप बिल्कुल बेफिक्र ही रहें। मुझे राधा का आपसे भी ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि यह मेरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे समझदार बेटी। रोमा ने धीरज को भरोसा दिलाने के लिए कहा। धीरज ने कहा, थैंक्स रोमा, हमें तुमसे यही आशा थी। मैं अब निकलता हूँ यहाँ से, और राधा, तुम भी माँ का और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। जी, ज़रूर रखूँगी, राधा ने कहा, और धीरज के पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि धीरज ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसका माथा चूम लिया और बोला, हमेशा खुश रहना और हमेशा मुस्कुराती रहना। धीरज अपना बैग लेकर निकल गया और राधा घर की बालकनी से तब तक उसे अपलक जाते देखती रही, तब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया हो। धीरज को देखते ही राजन की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरज से पूछा, कैसी है मेरी बहन, खुश तो है ना? वैसे इस गांव की जिंदगी में भी क्या है, जो मज़े शहर में हैं वो मज़े और ऐश भला गांव में कहाँ है। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, पर ये शहर मेरे जैसे लोगों के लिए ही ठीक है। तेरी बहन को तो शहर बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि उसे गांव की खुली हवा में रहने की आदत है। शहर तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ शराब और शबाब दोनों हैं, जबकि तेरे इस गांव में सिर्फ शराब है, क्योंकि किसी लड़की को तो अगर यहाँ छू भी दो तो हंगामा हो जाता है। जबकि शहर में अगर लड़का और लड़की दोनों मस्त हों तो मस्ती की बातें खूब होती हैं, और वो भी खुलकर। पर तेरी गंवार बहन को तो ये खुलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है यार, वो भी जवान है, क्या उसे बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि उसे भी कोई प्यार करे और उससे शादी करे? होती है यार, इच्छा तो होती है, पर वो कहती है कि पहले शादी, बाकी बातें बाद में। अब कैसे उसे समझाऊं कि शहर में शादी से पहले भी आपस में मिलने जुलने को बुरा नहीं माना जाता। अब छोड़ो यार इन बातों को, क्योंकि इस बारे में चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और लड़की होती तो अब तक उसको मजा चखा चुका होता, पर इस बहन के रिश्ते ने सारा खेल बिगाड़ रखा है, राजन ने कहा। अरे यार, तेरी बहन है, पर मेरी तो बहन नहीं है ना। मैं भी तो उसको मना मना कर हार गया, पर वो मानती ही नहीं है। और मालूम है, जब मैंने उससे यहाँ आने की बात की तो उसने मेरे से क्या कहा? क्या कहा? उसने मेरे से कहा कि मैं भी गांव चलूंगी और अब अपने भैया से डरूंगी नहीं, बल्कि अब अगर उसने मुझसे मेरे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या मुझ पर उसने हाथ उठाया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, पर उसके पहले अपने भाई की भी जान ले लूँगी, क्योंकि जब मरना ही है तो क्यों ना भाई को मार कर मरूं। क्या? ऐसा कहा उसने? हाँ, यही कहा उसने मेरे को। और उसने तो यहाँ तक मेरे को कहा कि अगर मैं उसे यहाँ न लाऊं
तो तुझे ही किसी बहाने से शहर ले आऊं और फिर वो तेरी जान ले लेगी और अपनी भी जान दे देगी, क्योंकि मेरी बर्बादी का असली कारण तो मेरा भाई ही है। फिर मैंने सोचा कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, कुछ पता ही नहीं इसका कि कब क्या कर बैठे। तब मैंने उससे बिना कुछ बताए चुपके से यहाँ आ गया। धीरज ने जानबूझकर एक मनगढ़ंत कहानी राजन को सुना दी। इसका तो मतलब ये हुआ कि शहर जाते ही उसके पर निकल आए। लेकिन इतनी सीधी सादी लड़की ऐसी कैसे हो गई? शायद कई दिनों से उसे मार नहीं पड़ी, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। सच तो ये है कि जब तू उसे अपने साथ ले गया था तो उसे बांध के रखना था और बात न मानने पर पिटाई भी करनी थी, तब ठीक रहती। लेकिन लगता है कि तूने सिर्फ प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। अरे यार, जब पेट पर लात पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। और तू तो वो सब भी उसके साथ कर सकता था ना, जो मैं नहीं कर सकता था। इसलिए इसमें गलती तेरी ही है, जो एक लड़की को भी नहीं संभाल सका। खैर, अब इन सारी बातों को छोड़ और ये बता कि सौदा पक्का हुआ या नहीं? पूरा पक्का कराया हूँ और पैसे भी साथ लाया हूँ। फिर अपनी जेब से एक कोर्ट का पेपर उसे देते हुए कहा कि पहले तू इस पर दस्तखत कर दे। पर यार, इसमें लिखा क्या है? राजन ने पूछा। इसमें ये लिखा है दोस्त कि तेरी बहन का तेरे से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो बालिग है और अपनी इच्छा से चाहे जहाँ जाए और चाहे उसके साथ भी रहे। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जीने के लिए, और वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। इसलिए आज से मैं इससे अपने भाई बहन के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। ये कहते हुए धीरज ने उसके आगे 25,000 रुपए के नोटों की गड्डियाँ रख दी। राजन ने नोटों की गड्डियाँ देखते ही तुरंत उस कोर्ट के पेपर पर अपने दस्तखत कर दिए और फिर नोटों की गड्डियों को देखते हुए शराब की पूरी बोतल गटक गया और बोला, तू बहुत अच्छा है धीरज भाई। ये ले 1,000 रुपये अपना कमीशन, और शहर में एक बढ़िया दारू की बोतल मेरी तरफ से पी लेना। धीरज ने उससे कहा, ये तो गलत है दोस्त। तुझे तो 20,000 ही मिल रहे थे, मैंने 5,000 ज़्यादा दिलवाए हैं, तो उसका आधा यानी कि 2,500 रुपये बनता है ना। क्या तुझे गणित नहीं आती? आती है यार, आती है। सॉरी, मैं भूल गया था। ये ले 1,500 और। फिर गड्डी में से 1,500 रुपये और निकाल कर उसे देते हुए कहा, अब बोल, मेरी गणित मस्त है या नहीं? बहुत मस्त है यार तेरी गणित। अब तू मेरे को इजाज़त दे, क्योंकि बिना बताए मैं यहाँ आ गया हूँ, और अगर देर से घर पहुँचा तो न जाने कितने सवाल पूछ डालेगी, और तब उसके मरने मारने वालों के लिस्ट में तेरे नाम के साथ साथ एक मेरा भी नाम जुड़ जाएगा। मतलब भाई का डर और लिहाज बिल्कुल नहीं रहा उसे। पर कोई बात नहीं, अब तू पूरी तरह स्वतंत्र है, इसलिए अब तू जैसे चाहे उससे निपट। और मैंने तेरे इस कागज पर दस्तखत करके उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं उससे। और जब सारे रिश्ते टूट ही चुके हैं, तो अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और हाँ, अब अगर उसने कभी इस गांव में आने की ज़रूरत की या मेरे को मारने के बारे में सोचा, तो उसका वो हश्र करूँगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि दोस्त, अभी तक तो भाई के रिश्ते से उस पर थोड़ा बहुत रहम कर देता था मैं, लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता ही टूट गया, तब दया किस बात की। इसलिए अब यही उसके लिए बेहतर है कि इस गांव को हमेशा के लिए भूल जाए और शहर के रहन सहन को अपना ले और वहाँ ऐश करे। इतना कहते कहते शराब के नशे में वो अपना होश खो बैठा। शराबी भाई तो शराब के नशे में टुन हो चुके थे। धीरज चाहता था कि वो कुछ ऐसा जाल बुने कि राधा को वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि ये शराब की लत सिर्फ रिश्तों को ही तार तार नहीं करती, बल्कि इंसान को अपराधी भी बना देती हैं। जो भाई सिर्फ 20,000 रुपए के लिए अपनी बहन का सौदा कर सकता हो, उस पर इतनी आसानी से भरोसा कोई कैसे कर सकता है? और वैसे भी एक शराबी के पास ये 20,000 रुपये कितने दिन टिकने वाले हैं? कल की तारीख में रुपए ख़त्म होने पर कोई नई चाल भी तो चल सकता है। किसी बहाने से शहर आकर अगर फिर से उसने राधा को परेशान किया, तब क्या होगा? इसलिए वो चाहता था कुछ ऐसा ताना बाना बुनना
जिससे राधा हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाए और बेफिक्र हो जाए अपने भाई की तरफ से। और अपने इस मकसद में अब वो कामयाब भी हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास लिखित में कोर्ट पेपर के दस्तावेज थे कि उसने राधा से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भाई का अपनी बहन राधा के प्रति कितनी घटिया सोच है, इसका वीडियो भी उसने बना लिया था, जिससे अगर कभी भविष्य में वो राधा से संबंध जोड़ना भी चाहे, तब उन परिस्थितियों में वो इस बात को सिद्ध कर सके कि शराब के नशे में टून उस भाई के आगे राधा का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने भाई का घर छोड़कर उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और वैसे भी अब वो बालिग हो चुकी है, इसलिए किसी के साथ उसे रहने और कहाँ रहना है, इस संबंध में अपना स्वतंत्र फैसला लेने का उसे पूरा अधिकार है। राजन को टुन अवस्था में देख पहले तो उसका दिल किया कि उसको यूं ही पड़ा रहने दे और वापस हो ले, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर अभी उसका कोई नशेड़ी दोस्त इधर आ जाए तो उसके पूरे रुपए मार लेगा, और जब तक इसे होश आएगा तब तक ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। फिर इसके दिल में एक बात यह भी आई कि क्यों ना वो खुद ही इसके सारे रुपए लेकर आराम से निकल ले, क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो ही चुका है। फिर ख्याल आया कि यार, ये तो गलत होगा, आखिर जैसा भी है, पर है तो राधा का भाई ही। तभी धीरज की नज़र सामने पड़ी एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी को देखा तो उसमें असलम के बारे में लिखा हुआ था कि आज रात तक ही वो इस गांव में रहेगा और कल सुबह लड़कियों के साथ मुंबई चला जाएगा। इसलिए सिर्फ आज तक ही का समय है उसके पास राधा को उसे सौंपने का। डायरी में ये भी लिखा था कि वो खुद उससे मिलने आज रात आएगा और उसे 20,000 रुपये नकद देकर राधा को उन 8 लड़कियों के साथ ले जाएगा जो पहले से ही उसके साथ मुंबई जाने के लिए तैयार हैं। नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था। ये देखते ही धीरज के दिल में उथल पुथल मच गई और वो उन सभी लड़कियों के बारे में सोचने लगा जो इस असलम के चंगुल में फंसी हुई थी। यद्यपि इस समय वो कोई बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को गवारा नहीं कर पा रही थी कि उसके गांव की इतनी सारी लड़कियों को कोई बरगला कर ले जाए और मन भावन सपने दिखाकर उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाए और उन्हें विदेशियों के हाथों मोटी रकम में बेचकर उनकी जिंदगी को नरक बना दे। उसे इस बात की भी आशंका थी कि अगर वो समीप के पुलिस स्टेशन पर फ़ोन मिलाता है तो उल्टे वो भी फंस सकता है, क्योंकि ये बड़े सौदेगर पहले से ही सब सेटिंग कर लेते हैं और अक्सर बड़े बड़े नेताओं से भी इनका मिलना जुलना उठना बैठना होता है। काफ़ी देर तक वो इसी उधेड़बन में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने गांव के पुलिस को फ़ोन करने की बजाय अपने एक दोस्त क्राइम ब्रांच में कार्यरत सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम को फ़ोन मिलाया और डिटेल में उसे सारी बातें बता दी। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, बहुत अच्छा किया दोस्त जो तुमने मुझे इस असलम के बारे में बताया। मैं अभी दल बल और प्रेस वालों के साथ 3 घंटे में वहीं पहुंचता हूँ। तुम राधा का सौदा उससे पक्का कर लो और 2 घंटे बाद वहीं पर बुला लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने सोचा कि राजन के मोबाइल से असलम को फ़ोन कर उसे बुलाऊं, जिससे उसे कोई शक ना हो। लेकिन इसके पहले कि वो असलम को फ़ोन करता, अचानक ही राजन के फ़ोन की घंटी बजने लग गई। धीरज ने फ़ोन उठाया तो देखा कि असलम का ही नंबर था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो डियर, तुम्हारी बहन राधा आई या अभी नहीं आई? उधर से पूछा गया। धीरज ने अपनी आवाज़ बदलकर राजन की आवाज़ में उससे कहा, राधा अभी 2 घंटे बाद आएगी। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है, पर 20,000 रुपये मेरी राधा के लिए बहुत कम है। मैं इतने में सौदा नहीं करूँगा। कम से कम 25,000 रुपये तो देने ही होंगे। अगर राजी हो तब तो आ, वरना जो लड़कियां तेरे साथ हैं तू उन्हें लेकर चला जा। मेरी राधा उन लड़कियों जैसी नहीं है, थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर सुंदरता में उन सभी लड़कियों से वो 21 है। इस समय धीरज ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली, जिसकी वजह से एक्टिंग करते हुए लड़खड़ाती जुबान में उससे
ये बात कही जिससे असलम यही समझे कि राजन ही उससे बात कर रहा है। लगता है तूने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए तू सौदे से मुकर रहा है। देख, सिर्फ आज रात तक का ही समय है, बाद में तेरे को 20,000 तो क्या, 2,000 भी कोई नहीं देगा। रख साले फ़ोन, और दोबारा कॉल न करना। मेरी राधा की कीमत बढ़ाने की बजाय तू घटाने की बातें कर रहा है। अब अगर तूने कॉल किया ना, तो 30,000 अंटी में फंसा कर कॉल करियो। आया समझ में? धीरज ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। अरे ना ना, मैं 25 पर राजी हूँ, और अभी 25 लेकर आता हूँ। ठीक है, पर दारू की 2 बोतल भी साथ लाना, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त धीरज के लिए, जो राधा को लेकर 2 घंटे में आने को है। और मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए धीरज और राधा को कोको कोला बताकर उनके हलक में भी दारू उतारनी होगी। फिर जब दोनों टुन्न हो जाएंगे, तो राधा खुद ब खुद तेरे साथ चली जाएगी, क्योंकि आ तो रही है वो, पर कब उसका दिमाग फिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है फिर, मैं 2 घंटे बाद ही आऊँगा। और सुन, राधा जैसे ही वहाँ आए, तू मुझे फ़ोन कर बता देना, फिर आधे घंटे में ही मैं पैसा लेकर हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगा। ये कहकर धीरज ने फ़ोन काट दिया। राजन टुन्न था। करीब 2 घंटे बाद आने वाला था असलम, और विक्रम ने 3 घंटे बाद आने की बात कही थी। धीरज की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। 2 घंटे बाद असलम तो आ ही जाएगा, और राधा को ना पाकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सारा खेल बिगड़ जाए और वो खुद किसी मुसीबत में फंस जाए। धीरज बहुत बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में उलझा रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उसे इस बात की थी कि राधा इस समय नहीं थी, और राधा को ना पाकर कहीं उसे शक ना हो जाए कि उसके साथ कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा। इसलिए उसे कुछ भी करना था, बहुत शीघ्र और बहुत सोच समझ कर करना था, क्योंकि इस समय उसकी एक छोटी सी गलती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। यहाँ तक कि उसकी और राजन की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि असलम जैसे अपराधी किस्म के लोग किसी की भी जान लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, और इनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता, क्योंकि इनके बचने के बहुत सारे रास्ते इनके पास होते हैं, और हमारा खोखला सिस्टम भी इनकी मदद ही करता है। काफ़ी देर तक सोचने विचारने के बाद धीरज ने कुछ निश्चय किया और विक्रम को फ़ोन लगाकर बोला, सुनो विक्रम, अब से कोई आधे घंटे बाद असलम यहाँ आ जाएगा। मैं और राजन दोनों टुन्न अवस्था में उसे मिलेंगे। इसी बीच मैं तुम्हें एक मिस कॉल दूंगा, और तब तुम समझ लेना कि असलम यहाँ आ गया है। और तब तुम राजन के नंबर पर फ़ोन करना कि तुम राधा को लेकर आ रहे हो, और एक दो लड़कियां और भी तुम्हारे साथ हैं। अगर व्यवस्था हो जाए तो उनका भी असलम से सौदा करवा देना, और मेरे को प्रत्येक लड़की पर 2,000 रुपये कमीशन भी दे देना, क्योंकि मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। इस तरह से जब तुम फ़ोन पर बातें करोगे, तो तुम पर कोई शक नहीं करेगा, और ये असलम तब और भी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार करेगा, और यहाँ आते ही आसानी से तुम उसे दबोच सकोगे। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, जिससे असलम हमारा इंतज़ार करे। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां असलम जैसे बदमाशों की कमजोरी होती हैं, और लड़कियों का लालच देकर उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में इन बदमाशों की बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं करती। ठीक है दोस्त, आगे जैसा तुम समझो वैसा ही करना, क्योंकि असलम जैसे अपराधी से निपटना तो तुम्हारा रोज़ का काम है, और इन अपराधियों की नस नस से तुम लोग वाकिफ़ होते हो। वैसे तूने पहना क्या है इस समय? विक्रम ने धीरज से पूछा। मतलब? मेरा मतलब ये है कि अगर कोई नया आदमी तुझसे पहली बार मिले, तो किस तरह तुझको पहचानेगा? इसलिए पूछ रहा हूँ कि किस रंग का शर्ट है तेरे बदन पर इस समय? रेड कलर का है, जिसमें गोल्डन कलर के स्टील के बटन हैं। लेकिन थैंक्स दोस्त, अभी सवाल ज़्यादा मत कर, बाद में सब समझ जाएगा तू। बाय बाय, धीरज ने कहा और फ़ोन रख दिया।
इस समय उसकी बुद्धि बहुत तेजी से काम कर रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने अचानक राजन की जेब से पूरे 23,500 रुपये निकाल कर अपनी जेब में रख लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाशी में उसकी जेब में पहले से पड़े 500 रुपये और भी मिले। उनको निकाल कर भी अपनी जेब में रख लिया। फिर जैसे तैसे 2 घंटे और बीत गए और असलम आ गया। अच्छी बात यह थी कि वह अकेला ही था इस समय। उसके साथ और कोई नहीं था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, धीरज ने खुद को भी राजन के ऊपर लुढ़का लिया और विक्रम को मिस कॉल दे दी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि क्या विक्रम असलम को पकड़ पाएगा, कहीं धीरज इस केस में फंस तो नहीं जाएगा। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।